लेक्चर में हम लोग कोलिजन के आगे के टॉपिक देखेंगे, मतलब कोलिजन में ही आगे जो हमारा है उसको देखेंगे। जब हमने लास्ट लेक्चर में कोलिजन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने 3 कोलिजन बताया था, इलास्टिक, इन इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था। मेरे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको बुझाया होगा, ये ज़रूर बुझाया होगा, ये समझ में आया होगा आपको कि लास्ट वाले लेक्चर में हम कोलिजन इलास्टिक वाला पढ़े थे और उस इलास्टिक कोलिजन में हमने ये देखा था कि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो जाता है। अब ई वाले लेक्चर में इन इलास्टिक कोलिजन देखेगा हम। अब इन इलास्टिक कोलिजन में हमने लास्ट वाले में बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें केवल मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अब हमें मोमेंटम को कंजर्व करना है। सारी कहानी वही है। M1 छोटा छोटा बना देता हूँ। M1 मूविंग with u1 velocity, M2 moving with u2 velocity. If u1 is greater than u2, it means after some time it will Dishkiya collide and there is collision takes place, DC during collision. Okay, and after collision it will move with a common velocity. After collision it will move with a common velocity, ठीक है, डैट इज M1 और M2। इट मीन्स कि टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2 एंड मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी भी। इन इलास्टिक कोलिजन, इट मीन्स कि इन इलास्टिक बॉडी का कोलिजन। इन इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसके अंदर चेंज आ जाता है, उसकी शेप और साइज में चेंज आ जाता है। देखो इधर गोल गोल थे, इधर चिपक के चिपट गए हैं, दोनों मिल गए हैं। मिले हैं तुम हमको, नहीं गलत हो गया, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन वो दोनों चिपक गए हैं, मतलब कि मास एक हो गया, M1 प्लस M2 हो गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ अब आगे बढ़ेंगे, मीन्स की कॉमन वेलोसिटी भी से। तो जैसा कि हमने बोला कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर काम करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है, एक्ट अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफॉर्मेशन में ख़त्म हो जाती है, यानी कि केवल मोमेंटम कंजर्वेशन बच जाता है। इट मीन्स कि P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। तो अब हम आपको बताएगा कि इस इन इलास्टिक कोलिजन में P फाइनल का वैल्यू का आएगा। मतलब हमको पता है कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास जो है वो M1 प्लस M2 है और वेलोसिटी का है v है। आफ्टर बिफोर कोलिजन इट इज M1 U1 प्लस M2 U2। जब हम यहाँ से वेलोसिटी v निकालेगा तो हमारा आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा आया वेलोसिटी कि जब वो कोलिजन के बाद जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो ऐसे निकल सकता है। ठीक है, अब कहोगे कि पहले वाले में तो मास छोटा बड़ा सब होता था तो कुछ ना कुछ चेंज होता था, वेलोसिटी V1 V2 आता था, लेकिन यहाँ मास छोटा करो या बड़ा करो उसका सम कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो इसलिए वो सारे केस यहाँ पे नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन में केवल मोमेंटम कंजर्व होता है और हमने मोमेंटम कंजर्व किया तो हमने देखा कि ये हमारा फॉर्मूला आया है। याद ये रखना है कि टकराने से पहले वो मूव कर रहे थे U1 वेलोसिटी U2 वेलोसिटी, टकराने के बाद वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, डैट इज वे। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी कर डालो, डैट इज DC ड्यूरिंग कोलिजन। जब यहाँ कोलिजन होगा तो इनका शेप और डिफॉर्मेशन होगा और फिर ये ओरिजिनल शेप और साइज नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन इलास्टिक नेचर के हैं। अब हमने बताया था कि
कि हम थोड़ा सा पार्शियली इनइलास्टिक या इलास्टिक डिस्कस करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। वो थियोरेटिकली ही, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। अब तो बात को ध्यान से सुनना बस, और कुछ नहीं। आगे की बात है, एक समय की बात है। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन की चर्चा हो रही थी। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन की चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में हमें ये पता चला, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। तो उस चर्चा में ये पता चला कि जो कोलिजन होगा, जो दो बॉडी के बीच में कोलिजन होगा, वो पार्शियली इलास्टिक नेचर के हैं। इट मीन्स कि नॉट 100% इलास्टिक। वो उनमें कुछ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ इलास्टिक वाला मटेरियल है, उसमें कुछ, जैसे बोलते नहीं है कि संगत का असर। तो अगर ये दो बॉडी अगर मूव किए, यहाँ कोलाइड किए और फिर यहाँ मूव करने लगे, तो इन बॉडी में पार्शियली इलास्टिक नेचर है। इट मीन्स कि ये 100% इलास्टिक नहीं है। अगर हम इन पे फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में पूरी तरह नहीं आ पाएंगे। ध्यान से बात को समझो कि अगर वो इलास्टिक बॉडी होता, इलास्टिक कोलिजन होता, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया था, अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो ओरिजिनल शेप और साइज में चला जाएगा। लेकिन पार्शियली इलास्टिक मतलब इसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिक नेचर है। इट मीन्स कि ये थोड़ा सा अपना ओरिजिनल शेप और साइज चेंज कर सकता है, मतलब ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकता है, पूरी तरह नहीं आएगा। अगर वो पूरी तरह नहीं आएगा, इट मीन्स कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, बस मोमेंटम कंजर्व होगा। बात को ध्यान से समझो कि अगर ये थोड़ा सा भी इनइलास्टिक नेचर का है, पार्शियली इलास्टिक मतलब कि थोड़ा सा इलास्टिक, थोड़ा सा इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक अगर होगा तो केवल मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। अगर केवल मोमेंटम कंजर्वेशन होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स को ओरिजिनल शेप में लाने में ही ख़त्म हो जाएगा, वो एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम इसमें बस इतना देखते हैं कि पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आता है v2 माइनस v1, वो हमारा लेस देन आता है u1 माइनस u2। इट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके अंदर केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, इसके अंदर केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी पार्शियली इलास्टिक नेचर भी है और पार्शियली इनइलास्टिक नेचर भी है। तो इनइलास्टिक नेचर अगर आ गया, इट मीन्स कि वहाँ पे केवल मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो हमको थियोरेटिकली बस इसको थोड़ा सा समझना होता है कि अगर कहीं ऐसा कोलिजन हो गया, उस ऐसे बॉडी के बीच में कोलिजन हो गया जहाँ पे वो बॉडी जो है पार्शियली इलास्टिक नेचर की है, पार्शियली इनइलास्टिक नेचर की है, मतलब कि उसके अंदर दोनों लड्डू हैं, इलास्टिक वाले भी और इनइलास्टिक वाले भी। तो अगर दोनों लड्डू एक साथ मिलेंगे तो उनका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम आएगा। बस आपको ये याद रखना है इसमें थियोरेटिकली। अब हम पढ़ते हैं 2D कोलिजन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन और ऑब्लिक क्यूब कोलिजन। ये बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये आप जो हम लोग करेंगे ये भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखे कहोगे ओ ये अपन ने तो इसको पढ़ा था पहले। तो अपन अब पढ़ेगा कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये पढ़ेगा और इसको बोलते हैं और ऑब्लिक्यू कोलिजन। तो क्या हुआ ये लिख दिए, इसका मतलब बताएंगे हम। ठीक है, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो आपको अब 2 डायमेंशन मतलब पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2D मोशन होगा,
मतलब कि x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, आप फैमिलियर हो। और ऑब्लिक्यू, ये एक देखो, ये है, थोड़ा सा हमको इससे काम है तो इसको देख लो, ये इसका सेंटर है, ओके, टिक 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 टिक, ये इसका सेंटर है, सेंटर वाली लाइन है, ये इसका सेंटर है, ठीक। इसका मास m1 है, इट इज मूविंग विथ e1 वेलोसिटी, और कुछ ये इसका है, ठीक, टिक टिक टिक, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये बोल लो C1 C2, सर्कल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एंड इट इज़ मूविंग विथ u2 वेलोसिटी। अब देखो, अगर आप रेफरेंस लाइन देखो इसके बॉटम पॉइंट का, तो ये कह रहा है कि अगर ये इस लाइन पे अगर चलता रहा, मतलब ये यहाँ चलता रहा और ये ऊपर वाला यहाँ चलता रहा, तो थोड़ी देर बाद आके ये इससे टकरा जाएगा, ठीक है, ये इससे टकरा जाएगा। तो ओब्लिक्यू कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसका सेंटर ऑफ मास का लाइन, ये सेंटर ऑफ मास हम लोग अभी पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी की सारी मास, ऐसा लगता है कि बॉडी की सारी मास वहीं पे है। सेंटर ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी की सारी मास, इमेजिन किया जाता है कि जो भी बॉडी का मास है उसी पॉइंट पे लाइन करता है। तो सेंटर ऑफ मास का लाइन अगर अलग अलग है, अगर देखो मैं बोलूँ कि एक ये है और एक ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लाइन और इसका सेंटर ऑफ मास का लाइन दोनों एक ही है, तो इसको स्ट्रेट लाइन कोलिजन बोलेंगे। बट इसका सेंटर ऑफ मास का लाइन ये है और इसका सेंटर ऑफ मास का लाइन ये है, लेकिन फिर भी ये आगे चल के टकरा जाते हैं। अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तो आगे चल के टकरा जाएंगे, तो आगे चल के टकराएंगे तो इनको कोलिजन बोलूँगा। अब ये सेंटर ऑफ मास का जो लाइन है वो अलग अलग है और कोलिजन हो रहा है, तो इसको हम ऑब्लिक्यू कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। बस इसमें ऑब्लिक्यू मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो लाइन है वो अलग अलग है। द कोलिजन टेक्स प्लेस व्हेन द कोलिजन टेक्स प्लेस व्हेन लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट, नॉट ऑन द सेम एक्सिस। सेम एक्सिस पे नहीं है, ये एक्स है तो ये इसको नीचे भी है, कुछ पॉइंट पे है, इसलिए तो ये आपस में टकराएंगे। अब देखो, अब इसको ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा बन गया, ठीक है, कोलिजन हुआ तो मतलब ये आके इस पे टिचुक मारेगा, इसको मारेगा आगे इस पे, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। आफ्टर कोलिजन ये वाला इधर गया बड़ा वाला और छोटा वाला इधर गया, ये हमारा m1, ये हमारा m2। तो ये जो देखो टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी से इधर जाने लगा, टकराने के बाद v1 वेलोसिटी से इधर जाने लगा, इसको समझ लो ऐसे, बाकी आपकी सारी कहानी है। और ये v2 वेलोसिटी से इधर जाने लगा। इसने क्या कर दिया, इसने थीटा एंगल बना दिया और इसने फाई एंगल बना दिया। अब आपका सारा काम हो गया। ध्यान से समझो, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है m1 m2। ऑब्लिक्यू कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास का लाइन अलग अलग होता है, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट। इसका लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, इसका लाइन ऑफ सेंटर मास इधर है, फिर भी ये कोलिजन कर रहा है। तो जब ये कोलिजन करेगा तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको इधर पुश कर देगा और ये स्लाइड करके ऊपर की तरह चला जाएगा। तो टकराने के बाद ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन m1 गया ऊपर, m2 गया नीचे। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ऐसा आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं कि इधर से आते हैं टकराने के, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ठीक है। अब करना वही है, ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। ऑब्लिक्यू कोलिजन जो है ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात हुई, इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को आप कंजर्व कर दो, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि अगर ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये 2D मोशन कर रहा है, मतलब कि ये x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है, और ये भी x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अब 2D का कंसेप्ट लगेगा। अब हमको कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा कि अगर ये मास m1 है तो
एक्स एक्सिस में इसका मोमेंटम कितना होगा और वाई एक्सिस पे इसका मोमेंटम कितना होगा। अगर ये 2D मोशन कर रहा है तो एलोंग एक्स एक्सिस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और एलोंग वाई एक्सिस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ पे ये मायने रखता है, तो मैं ये छोटू 2 को मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसको हमको उससे काम है, और वहाँ पे जो भी यूज करेंगे हम सब पढ़ा हुआ है। अगर ये 2D मोशन कर रहा है, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो बोला था कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से इधर जा रहा है और थीटा एंगल पे, इट मीन्स कि u cos थीटा एलोंग एक्स एक्सिस और u sin थीटा एलोंग वाई एक्सिस, बिल्कुल वही लॉजिक लगेगा। बट हम जब इसकी बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है और मोमेंटम को भी कंजर्व करना है, यानी कि मोमेंटम इसका क्या होगा। अगर मोमेंटम की बात करो तो m1 v1, ठीक है, अभी एक बॉडी के लिए इसका मोमेंटम क्या होगा m2 v2। बट ये तो मोमेंटम है जो एलोंग इंक्लाइंड जा रहा है, थीटा एंगल पे जो मोमेंटम जा रहा है वो m1 v1 जा रहा है, फाई एंगल पे जो मोमेंटम जा रहा है, जो बॉडी का मोमेंटम है वो m2 v2 है। लेकिन एलोंग एक्स एक्सिस कितना मोमेंटम है और एलोंग वाई एक्सिस कितना मोमेंटम है, आप देखो अब। और हमें कंजर्व भी करना है, इट मीन्स कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब तो सोचना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया सर, कुछ नहीं हुआ सर, दिमाग लगाना है सर। अब देखो इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया जाए, तो इसका एलोंग जाएगा इधर क्या, तो m1 v1 cos थीटा, v1 का कंपोनेंट लेंगे, मास का तो कंपोनेंट नहीं ले सकते हैं ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे ना, तो v1 cos थीटा, तो इधर क्या जाएगा m1 v1 sin थीटा, है कि नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। मास का कंपोनेंट तो नहीं लेना है, मास थोड़ी ना इधर उधर जाए, मास तो अपना सीधे जा रहा है, तो नेट मोमेंटम का कंपोनेंट लेंगे तो m1 v1 cos थीटा, m2 v2 m1 v1 sin थीटा। अब इसको देखो सर, तो ये एंगल बनाया यूँ, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, तो बोलोगे सर m2 v2 cos फाई सर, और एलोंग इधर कितना जाएगा सर m2 v2 sin फाई सर। ठीक है, ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। देखो ध्यान से कंपोनेंट देखो कि m1 v1 cos थीटा और m2 v2, m1 कहाँ गया, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, आया कि नहीं आया। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस अगर ये ओरिजिन है, सर ये तो टकराने के बाद का है, ये तो टकराने के बाद का है, लेकिन जो गोल गोल था ऐसा, जो ये u1 से मूव कर रहा था और m2 जो था u2 से मूव कर रहा था, तो टकराने के पहले इनका मोमेंटम क्या था लल्ला, तो m1 u1 प्लस m2 u2, यही तो था। अब देखो, तो अब इनिशियल मोमेंटम टकराने के पहले, तो पहली बॉडी का मोमेंटम m1 u1 प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2 u2, यही था टकराने से पहले। क्या, कहाँ कहाँ कहाँ, एलोंग एक्स एक्सिस टकराने से पहले m1 u1 प्लस m2 v2 m2 u2, और टकराने के बाद मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस कितना गया, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, ये हमारा गया मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस। अब एलोंग वाई एक्सिस, अगर एलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एलोंग वाई एक्सिस जो बॉडी यहाँ पे ऐसे थी, यही तो टकराने से पहले बॉडी थी, तो क्या टकराने से पहले उसका मोमेंटम एलोंग वाई एक्सिस कुछ था, वो तो बॉडी ऐसे मूव कर रही थी ना, ऐसे मूव कर रही थी, तो क्या एलोंग एक्सिस में, एलोंग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम था, नहीं था। क्यों, क्योंकि एलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम तब होता जब ये बॉडी ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी से मूव करती, नीचे की तरफ किसी वेलोसिटी से मूव करती, बट ऐसा कुछ तो उसने दिया नहीं था। उसने तो बोला था कि
एक ऑब्लिक्यू कोलिजन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक u2 से ऐसे चल रहे हैं टकरा के, वो बाद में ऐसे हो जाते हैं, लेकिन टकराने से पहले तो वो ऐसे ही थे ना। इट मीन्स कि टकराने से पहले एलोंग वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं था, जीरो था। बट टकराने के बाद क्या हुआ, m1v1 साइन थीटा, ओ साइन थीटा लिखना था मुझे, साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाई। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि m1v1 साइन थीटा इक्वल टू m2v2 साइन फाई। ये एलोंग वाई एक्सिस हमारा ये आया। बस ये ध्यान रखना था कि टकराने से पहले वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एलोंग वाई एक्सिस मोशन नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट एलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था, और अगर वाई में करता तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर या नीचे दी होती। उन्होंने ऐसा दिया नहीं आपको, यानी कि टकराने से पहले कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन टकराने के बाद वाई एक्सिस में मोमेंटम आ गया, m1v1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2v2 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला। अगर ये 2D मोशन कर रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो कंपोनेंट आने की वजह से लोचा हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोलिजन इन 2 डायमेंशन दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे जाओगे तो क्वांटम इफेक्ट पढ़ोगे, उसमें ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। क्वांटम इफेक्ट एक टॉपिक है, आप बीएससी में या ग्रेजुएशन की जब स्टडी करोगे तो एक क्वांटम इफेक्ट आएगा, जिसकी डेरिवेशन 3-4 पेज की होती है, 5 पेज भी जा सकती है, वो कराने वाले के ऊपर है। तो वहाँ पे एकदम यही कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वांटम इफेक्ट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। जब जाओगे तो पता चलेगा कि किसी ने कहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो मोमेंटम कंजर्व तो हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम होगा टकराने के पहले था वो m1u1 प्लस m2u2। टकराने के बाद क्या हुआ, m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई, ठीक है। वाई एक्सिस में टकराने से पहले कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन टकराने के बाद m1v1 साइन थीटा m2v2 साइन फाई। अब ये तो मोमेंटम की बात आई। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व होना पड़ेगा। यही तो है, चर्चा हुआ था तो हमें पता चला था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। क्या होगा? अब करना कुछ नहीं है यार। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह आ जाएगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है। जब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये आएगा काइनेटिक एनर्जी का, यही आएगा। करना वो क्वांटम इफेक्ट में यूज होता है वो वाला पूरा डेरिवेशन। अगर एलोंग एक्स एक्सिस काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले क्या था, तो 1/2 मास u1 स्क्वायर प्लस 1/2 मास u2 स्क्वायर। टकराने के बाद क्या होगा, तो 1/2 मास तो ठीक है, और v1 cos थीटा का स्क्वायर करना, 1/2 v2 cos थीटा का स्क्वायर करना बहुत गंदा सा आएगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ से सीधे समझो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, डैट इज m1u1 स्क्वायर प्लस m2v2 1/2 m2u2 स्क्वायर इक्वल टू दिस। हमसे उतना पूछा नहीं जाएगा एकेडमिक लेवल पे या बोर्ड लेवल पे, वो हायर क्लास में है, वो बहुत गंदा सा फिर आने लगता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा उसमें, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अगर मन करे तो कर लेना। एलोंग एक्स एक्सिस टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी यही होगी 1/2 m1u स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। टकराने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने का ज़्यादा दिल करे तो 1/2 m1v1 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 cos फाई का स्क्वायर करते रहना। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको स्क्वायर कर देना, ठीक। एलोंग वाई एक्सिस टकराने से पहले कोई एनर्जी नहीं है, टकराने के बाद 1/2 m1v1 साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो हुआ हाफ mv स्क्वायर, और इक्वल टू 1/2 m2v2 साइन फाई का स्क्वायर कर देना। काइनेटिक एनर्जी आ गया, इक्वेट कर देना, कुछ गंदा सा फॉर्मूला कहीं बन जाए, परेशान क्या होना है इसमें। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक,
जिसका इम्पोर्टेंस पता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉलेज वाला ट्यूशन नहीं, होम ट्यूशन नहीं, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, जो पढ़ना है पढ़ो, रेस्टिट्यूशन पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। तो ये क्या होता है सर, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, APPROACH। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम ई से लिखते हैं, छोटू ई से। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में, या कहीं भी देखे तो उसको ई ही लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, जिसको हम ई से लिखते हैं, वो हमारे फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब हम आपको बता दें कि आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो V2 माइनस V1 होता है, एंड जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है वो U1 माइनस U2 होता है। यानी कि इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है, देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1। डैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आपने ऐसा पढ़ा है। सेकेंड, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो E इक्वल टू 0, यही होगा। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो हमारा जो E होगा वो 0 होगा। इट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। क्यों? क्योंकि वो अलग होते ही नहीं हैं। थर्ड, अगर पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक होगा तो अब सोचो कि जो V2 माइनस V1 था, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था वो लेस देन 1 आता था। हमने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो लेस देन 1 आता है। इट मीन्स कि E लेस देन 1 कब? जब पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होगा तब। जब पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होगा तब। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में 0 होता है। डैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 0 कर देना, डैट इज दिस। ठीक है, ये हुआ। तो आज इसी के साथ हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर का थ्योरी ख़त्म हुआ। इसी टॉपिक के साथ जो हमारे एकेडमिक सिलेबस में है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो जश्न मनाओ। न्यूमेरिकल एक वीडियो, एक लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे इसका। मुझे जो अच्छा न्यूमेरिकल लगेगा, ऐसे न्यूमेरिकल जो कंटेंट को कवर करते होंगे, हम अपलोड कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे उसको। एंड दूसरी चीज़ कि आपके पास जो मटेरियल पहुंचना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वर्क, एनर्जी, पावर, कोलिजन, सारे फॉर्मूले आपको पता चल गए हैं। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को एक पेज पे रख सकते हो और न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर न्यूमेरिकल के पीछे थ्योरी ही होता है, कंसेप्ट ही होता है। वो सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। और अगर न्यूमेरिकल करना चाहो तो बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि विश्वास रखना कि हम कर सकते हैं,
और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट को कवर करते हैं, एक साथ 3-4 कंसेप्ट लेके चलते हैं, हम करा दें। इससे पहले आप एक बार न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, चाहे एनसीईआरटी से करो चाहे कहीं से करो, हो जाएगा। इतना तो खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना कंटेंट देना चाहिए था आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। जितना मुझे देना चाहिए था मैंने चैप्टर से रिलेटेड दे दिया है। बाकी जो देना होता वो हमारे एकेडमिक सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये इस पे अब लिख नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे अभी एकेडमिक से बाहर जाना नहीं है। ओके, तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप 11th में हो, आपके पास टाइम है कि आप अपने सब्जेक्ट को सॉलिड बना सकते हो, आप खुद पे टाइम दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम दूसरों को टाइम दे सकते हैं, आसान होता है, लेकिन खुद को टाइम देना आसान नहीं होता है। तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालो, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, अच्छा करोगे। तो इसी के साथ हंसते रहिए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।